चैप्टर 13 वाटर। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि डेफिनेशन क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, एंड एलिमेंट्स इन्वॉल्व। एलिमेंट्स इन्वॉल्व एक एक करके देखते हैं इसको। देखो जी, हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर ऑन अर्थ। वाटर ऑन अर्थ, कहीं भी हो वाटर अर्थ पे, चाहे लेक में हो, सरफेस के अंदर हो, सरफेस के ऊपर हो, आपके माउंटेन्स में हो, हर जगह वाटर। कलेक्टिवली ऑल वाटर ऑन अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की? दिस एक्सचेंज ऑफ वाटर या सर्कुलेशन ऑफ वाटर in hydrosphere, so among all the water components of the earth in different forms. ये है डेफिनेशन, एक्सचेंज या सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब एलिमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? जो भी वाटर के सारे एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के बीच में ये एक्सचेंज होगा या आपका सर्कुलेशन होगा। तो ओशन है उनमें से एक, इसके बाद आपका एटमॉस्फेयर है, इसके बाद आपका लैंड सरफेस है, सब सरफेस है, एंड आपका ऑर्गेनिज्म है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिज्म भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके लिए एक वर्ड है इवेपोट्रांसपिरेशन, अभी हम आगे देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट्स से वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, सॉइल से वाटर ऐड होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये सब रीज़न है कि हाउ ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कहानी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात चल रही है, ऑफ वाटर की बात चल रही है। तो देखो जी, जो ओशन है दैट इज कवरिंग अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस, बट इट कंटेन्स 97% ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक लाइन जो है गलत लिखी हुई है एनसीईआरटी में, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अबाउट 71% ऑफ द प्लानिटरी वाटर इज फाउंड इन ओशन। नहीं जी, ये है अबाउट 97%, ठीक है। 71% लैंड एरिया है क्योंकि यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, ओशन 97%, ठीक है। तो ये हो गया ओशन का। अब रेनफॉल है अपनी। रेनफॉल में क्या होता है, तो रेनफॉल वाटर ऐड कर रही है लैंड सरफेस पे, तो रिटर्न भी होगा ये एटमॉस्फेयर में। तो कितना परसेंटेज ऑफ रेनफॉल इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, ये कहानी है। तो 59%। इतना याद रखना है कि 50% ऑफ द रेनफॉल या मोर देन 50% ऑफ द रेनफॉल इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, ठीक बात है। इतनी कहानी होगी, इसको एक बार पॉज करके रीड करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में देखो, वाटर ऑन अर्थ सरफेस है, सबसे ज़्यादा वाटर ओशन में रहता है दैट इज़ 97%। उसके बाद आइस कैप्स में रहता है दैट इज़ 2%। तो 99% वाटर तो यहीं हो गया। अब आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। अब बाकी बचा 1%, उसमें से ग्राउंड वाटर में रहेगा, लेक्स में रहेगा, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर। स्ट्रीम्स एंड रिवर बहुत कम है, तो ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है। स्ट्रीम्स एंड रिवर वेरी लेस, एंड देन आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले हमें वाटर का देखना है कैसे है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ओशन 97%, आइस कैप्स प्लस ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो है 97%। बाकी जो 3% बचा है इसको भी बाइफर्केट कर देता हूँ। दिस इज सलाइन वाटर, दिस इज फ्रेश वाटर। तो क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर को असेंडिंग डिसेंडिंग में डालो, तो ये 3% पे फोकस करना है। कंप्लीट आए तो फिर ओशन को इंक्लूड करना है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, देन आपका आइस कैप एंड ग्लेशियर हो गया, देन इसके बाद लेक्स, देन इसके बाद कहीं ग्राउंड वाटर, एंड सेकेंड लास्ट पोजिशन पे बीच में क्या डजंट रियली मैटर, आपका रिवर्स है, एंड देन बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर 5, 6, चलो इसको भी कर देते हैं। सॉइल मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर, जस्ट होप सही लिखा हूँ मैंने।
सॉइल मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, जो जो टिक हो रखा है कम से कम इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे, वाटर स्टोरेज इन ओशन। तो ओशन का जो वाटर है ये किस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में ऐड होगा या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ऐड होगा। तो इवेपोरेशन तो सब समझते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन वही बात है कि प्लांट्स एंड सॉइल से वाटर एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है, इसको बोलेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन। सब्लिमेशन से ऐड हो रहा है, दैट इज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया। वाटर इन एटमॉस्फेयर, उसमें कौन से प्रोसेसेस लगते हैं, कंडेंसेशन लगता है जैसे गैस से लिक्विड, और आपका प्रेसिपिटेशन लगता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन में लिक्विड आता है, तो ये भी गैस से लिक्विड ही है अगर प्रेसिपिटेशन को ढंग से देखे जाए। तो कंडेंसेशन गैस से लिक्विड है, तो प्रेसिपिटेशन इज दिस लिक्विड कम्स डाउन, ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो। स्नो मिलती है तो ठीक है, इतना कर लोगे आप। क्या है ये, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लो, फ्रेश वाटर स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन। हाँ ठीक है, स्ट्रीम फ्लो से फ्रेश वाटर स्टोरेज सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर कैसे ऐड होता है, तो ग्राउंड वाटर स्प्रिंग में चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा साइकिल में, ठीक है। तो इतनी कहानी होगी, आ जाओ वापस से। तो ये पहला सेक्शन डन। अब हम देखेंगे कि ओशन में रिलीफ कैसे हैं और उसमें क्या क्या होता है। ओशन रिलीफ, ये सेकेंड टॉपिक है इसका, रिलीफ ऑफ ओशन। रिलीफ ऑफ ओशन क्या हो रहा है, देखो जी, मेजर रिलीफ होते हैं एंड माइनर रिलीफ होते हैं, इन दोनों में बटा हुआ है ओशन। तो जो आपका मेजर रिलीफ है, एक मिनट, हाँ, जो आपका मेजर रिलीफ है इसमें 4-5 चीज़ें, माइनर में 4-5 चीज़ें। पहले मेजर रिलीफ में है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट है, इसका ऐसा एक्सटेंशन है और सी वाटर इसके ऊपर आ गया है, तो दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया है। तो अगर कॉन्टिनेंट, द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विच इज सबमर्ज अंडर सी, दैट इज अ शैलो सी, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल देंगे। फिर होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या है, यही कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टिनेंट है, ये इसका एक एक्सटेंशन है, ये सी के अंदर है। अभी कुछ समय बाद ये ऐसे स्लोप नीचे आ गया, तो दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरे नंबर पे है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज में क्या है, यहाँ पे सेडिमेंट होंगे, यहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे। अब सेडिमेंट्स यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक थोड़ा ऐसे पहाड़ टाइप बन जाएगा सेडिमेंट्स का, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक बात है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसमें ये पॉइंट जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म हुआ है और स्लोप शुरू हुआ है, इसको हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक, ये होगी कहानी खत्म। अब इसके बाद क्या है, ये 3 पहले एक साथ देख लो। उसके बाद डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन या अबिसल प्लेन बोलते हैं, अबिसल प्लेन बोलेंगे इसको, ठीक है। अबिसल प्लेन में क्या है, अब यहीं से एक ऐसे फ्लैट प्लेन शुरू हो जाएगा ओशन का, तो यहाँ तक हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था। अब यहाँ से शुरू होगा आपका ओशनिक क्रस्ट, तो इसको अबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन बोलेंगे, ठीक बात है। ये हो गया डन। डायग्राम दिखाता हूँ 5वें नंबर पे, ठीक है। 5th नंबर पे आपका ट्रेंचेस, ठीक है। ये हो गए 5 चीज़ें। अब आ जाओ जरा डायग्राम पे। ये अगर ध्यान से देखो आप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, दिस इज शेल्फ ब्रेक, और यहीं तक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन वो यहाँ गया है, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे देखो ट्रेंचेस हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं आपकी मेजर रिलीफ, ठीक है। इसको एक बार डॉक्यूमेंट में ऐसे पॉज करके रीड करना, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, इसको पॉज करना, रीड करना, देन इसको पॉज करना और रीड करना, ठीक है। अब आ जाओ माइनर रिलीफ पे। माइनर रिलीफ 5 चीज़ें, अगेन सिर्फ इतना भी पता हो कि कौन से मेजर है कौन से माइनर है, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो माइनर रिलीफ में सबसे पहले मिड ओशनिक रिज आता है, मिड ओशनिक रिज, RIDGE, ठीक है। सेकेंड, दो मिड ओशनिक रिज काफ़ी ज़्यादा इसका सरफेस एरिया है आपके ओशन पे, तो मेजर में आना चाहिए, ये हमारे कॉमन सेंस बोलता है, मगर ऐसा नहीं है, ये माइनर में आता है, तो इसको याद ही रखना है। फिर आएगा एक सी माउंट,
फिर सी माउंट के बाद आएगा थर्ड नंबर पे ग्योट ग्योट। फिर चौथे नंबर पे आपका सबमरीन कैनियन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा अटोल्स। ठीक है, ये सब मैं समझाता हूँ कैसे है। तो देखो हमने यहाँ तक देख लिया कि ये स्लोप है, ये राइज है, ये अबिसल प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका कॉन्टिनेंट है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ट्रेंच बना हुआ है, तो दिस इज ट्रेंच। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो क्या है मिड ओशनिक रिज, बीच में कॉन्टिनेंट्स के बीच में, स्पेशली ओशन के बीच में, दैट इज अटलांटिक ओशन में स्पेशली हमको देखने को मिलता है ऐसे माउंटेन, चेन ऑफ माउंटेन, चेन ऑफ माउंटेन। तो क्या हुआ था, ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये दोनों प्लेट यहाँ पे अटैच थी, और इस प्लेट में अब ऐसे दूरी बन रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, ये दो प्लेट डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ से लावा ऐसे निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है। तो यहाँ छोटे छोटे एक्यूमुलेशन ऑफ लावा से माउंटेन बन रहे हैं, माउंटेन बन रहे हैं, माउंटेन। अब बीच में ऐसा गैप आ जा रहा है, इस गैप को बोलेंगे हम रिज, RIDGE। रिज के इस तरफ भी माउंटेन है, रिज के इस तरफ भी माउंटेन है, तो इसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिजेस। तो मिड ओशनिक रिज में कीवर्ड है टू चेन्स ऑफ माउंटेन पीक्स, टू चेन्स ऑफ माउंटेन, एक ये माउंटेन, एक ये माउंटेन, और यहाँ से लावा का एक्सपल होना। ठीक बात है, ये हो गया मिड ओशनिक रिज। सेकेंड सी माउंट। अब क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ सरफेस वाटर है, सब नीचे चल रहा है। तो एनी पीक माउंटेन जो बाहर नहीं आया है सरफेस से, तो दिस इज सरफेस वाटर। एनी माउंटेन विच कैन नॉट बी सीन अबव द सरफेस इज नोन एज आपका सी माउंट, दैट इज माउंटेन, सी माउंटेन। अब यही अगर सी माउंटेन का टॉप जो है वो फ्लैट हो जाए, ऐसे प्लेटू टाइप बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे गयोट्स, गयोट्स। ठीक है, इतना हो गया कहानी। अब है आपका सबमरीन कैनियंस। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये, तो अगर यहाँ पे रिवर है, ये कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे रिवर है, और रिवर ने अगर पूरे स्लोप को काट, रिवर ने नहीं, अगर कोई भी एक एलिमेंट ने पूरे स्लोप को ऐसे काट दिया, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबको ऐसे काटते हुए नीचे आ गया फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर, तो उसको हम बोलते हैं कैनियंस, कैनियंस। ठीक बात है। अब इसका डायग्राम जरा देख लें। एक और चीज़ बचे अटोल्स, अटोल्स बता देता हूँ। अटोल्स में क्या होता है कि कोरल आइलैंड्स बने हुए हैं ऐसे, बहुत सारे कोरल आइलैंड्स हैं सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, और उसके बीच में भी वाटर है, तो लगून बोलेंगे इसको। तो अटोल में ये कीवर्ड है कि अटोल फॉर्म से लगून, तो लगून के अराउंड अगर आइलैंड्स बने हुए तो उसको अटोल बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ डायग्राम देखते हैं जरा पहले। ठीक है, ये देखो अगर हाँ, यहाँ पे सी माउंट, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, सी माउंट का जो सरफेस है ऊपर नहीं आता है। ठीक है, इस डायग्राम को चेंज कर दूंगा मैं। तो ये सी माउंट हो गया, विद इन द वाटर माउंटेन, अबिसल हिल या गयोट्स। ठीक है, सबमरीन कैनियंस देख रहे हो कैसे काटा हुआ है सबमरीन कैनियंस में, फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर, यहाँ से पूरा नीचे तक, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप को भी काट देगा, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी काट देगा, कॉन्टिनेंटल राइस को भी काट, सबको काटता हुआ ऐसे नीचे आएगा, इसको बोलेंगे हम सी माउंट। ठीक है, अब इसको पॉज करना और इसको खटाक से रीड कर लेना, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ेंगे हम। मेजर देख लिया, माइनर देख लिया, वो 5 लिस्टें देख ली। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स। तो जो पहली कहानी हम देखते हैं, लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे, टेम्परेचर, ये ऊपर गए हम, टेम्परेचर डाउन हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसोलेशन डाउन हो रहा है। ठीक बात है, तो ये तो लैटिट्यूड है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो जी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, लैंड हीट ज़्यादा होगा, तो वो इस हीट को ओशन में ट्रांसफ़र करेगा। जब ट्रांसफ़र करेगा तो ओशन ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें ओशन का टेम्परेचर कम होता है। इन जनरल नॉर्थ में 19 डिग्री सेल्सियस है एंड साउथ में 16 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड कहानी, प्रिवेलिंग विंड्स।
तो इसमें कीवर्ड है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। इसको मैं समझा देता हूँ। लेट जस्ट सपोज ये इंडिया है और मैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन बना रहा हूँ। अब ऐसा सोचो कि कोई विंड है जो इस तरफ ऐसे चल रही है, लैंड टू सी चल रही है, लैंड टू सी, लैंड टू सी। तो जो यहाँ वाटर होगा, वार्म वाटर, वो इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जब वार्म वाटर इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो इसका टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, लेट जस्ट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी 22 डिग्री सेल्सियस। लैटीट्यूड सेम है, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। अब जब यहाँ से वाटर रिप्लेस हुआ तो नीचे से अपवेलिंग होगी, कोल्ड वाटर ऊपर आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज व्हाट प्रिवेलिंग विंड्स डस। ठीक है, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन कर देता है प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक बात है। इसमें ऑन शोर एंड ऑफ शोर, तो प्रिवेलिंग विंड्स में वर्ड याद रखना है हमको, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, वेरिएशन बाय ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड्स। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिखाया कि विंड यहाँ चल रही है। अब अगर विंड कोस्ट की तरफ आएगी, ऐसे आएगी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर कर देगा, वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा। तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है शोर पे तो बोलेंगे ऑन शोर, अवे फ्रॉम शोर हो रहा है तो ऑफ शोर। ठीक है, बस प्रिवेलिंग विंड में ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन करेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है, ऐसी चीज़ें आती हैं। फोर्थ इन्फ्लुएंस आपके फैक्टर्स में दैट इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ ओशन, दैट इज ओशन करेंट्स। अगर वार्म ओशन करेंट्स होगा तो वार्म वाटर होगा, कोल्ड ओशन करेंट्स होगा तो कोल्ड वाटर होगा। अगर आपको याद हो साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है, ये तो अफ्रीका बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ हमबोल्ट करंट आता है, कोल्ड करंट, यहाँ फैल्कन करंट आएगा, कोल्ड करंट, यहाँ ब्राज़ीलियन करंट आएगा, वार्म करंट। तो ये इसलिए वार्म है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है। तो यहाँ पे देखोगे अगर तो पैटागोनियन डेजर्ट बन रहा है इस पूरे रीजन में इन दोनों कोल्ड करंट्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे तो अमेज़ॉन है क्योंकि वार्म रहेगा। ठीक बात है, अब इतनी कहानी ख़त्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम इंक्लोज सीज़ की बात करेंगे कि सीज़ कैसे ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखो जी, मैं पहले टॉपिक्स बना रहा हूँ और फिर मैं मिड लैटिट्यूड बनाऊँगा। एक मिनट, इधर से खींचता हूँ मैं, ये इक्वेटर हो गया, इसका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, ये आपका आर्कटिक सर्कल हो गया, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ कंपैरिजन है इंक्लोज सी, यहाँ सकते हैं इंक्लोज सी एंड ओपन सी के बीच। तो जो भी लोअर लैटिट्यूड्स में, इसको भी हम लोअर लैटिट्यूड्स मानते हैं, 30 तक जाता है। तो जो भी लोअर लैटिट्यूड्स में ओशन है, यहाँ पे इंक्लोज्ड ओशन जो लोअर लैटिट्यूड्स में, इनमें ज़्यादा इंसुलेशन होगा, ज़्यादा इंसुलेशन होगा। तो ज़्यादा इंसुलेशन होगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, दो कारण हैं इसके, एक तो लैंड से जो हीट है वो यहाँ आएगी, सेकेंडली खुद का जो सन का इंसुलेशन है इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर व्हेन कंपेयर टू ओपन सीज। ओपन सी में भी इंसुलेशन होगा बट क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो इस ही है द ओपन सी हैज़ मोर विंडो टू नॉर्मलाइज इट्स टेम्परेचर, मगर इंक्लोज सी के पास ऐसा नहीं है। ठीक बात है। जब हम ऊपर जाएंगे तो जो ऊपर है यहाँ पे आपका इंक्लोज सी है, इंसुलेशन कम हो रहा है, ये ओपन सी है, यहाँ भी इंसुलेशन कम हो रहा है। तो जो आपका ये है क्या बोलते हैं इंक्लोज सी इन द हायर लैटिट्यूड्स, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इसके कंपेरिजन में अगर अगेन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोल्डनेस है, जितनी भी कोल्डनेस है वो एक्सचेंज ऑफ वाटर कर लेगा इधर से, यहाँ से वार्म वाटर आ रहा है, इससे एक्सचेंज ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे वो एक्सचेंज नहीं मिलेगा इसको। तो यहाँ पे ड्यू टू लेस इंसुलेशन वाटर हमेशा ही कोल्ड रहेगा, एंड यहाँ डिस्पाइट लेस इंसुलेशन वाटर इज रिलेटिवली वार्मर बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर ड्यू टू ओशन करंट्स। ठीक है, ये बात समझे। ये दो चीज़ें हो रही हैं। लो लैटिट्यूड्स enclosed sea and open sea, higher latitudes enclosed sea, open sea.
ठीक है। जो आपका लोअर लैटिट्यूड था उसमें इनक्लोज सी का टेम्परेचर हायर होगा, ओपन सी का टेम्परेचर लोअर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हायर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन प्लस लैंड से वार्म एयर मूव होके आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। हायर लैटिट्यूड्स में इंक्लोज सी टेम्परेचर डाउन एंड ओपन सी टेम्परेचर अप। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन इसका टेम्परेचर डाउन क्यों? अगेन इंसोलेशन कम है प्लस नो एक्सचेंज ऑफ वार्म वाटर। यहाँ टेम्परेचर अप क्यों है? डिस्पाइट द फैक्ट कि सेम टाइप का इंसुलेशन मिल रहा है दोनों को। तो इंसुलेशन प्लस वार्म वाटर कहाँ से आ रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये वार्म वाटर है जो इक्वेटर से आ रहा है, इसका टेम्परेचर कम कर पा रहा है। ठीक बात है, इतनी बात समझ गए? तो इस तरीके से कहानी है इंक्लोज सी की। आ जाओ, इसको ज़रा ऊपर से नीचे तक पढ़ लो, सब वही बातें लिखी हुई हैं, ऐसे मैं भी पढ़ देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिट्यूड वाली बात, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद प्रिवेलिंग विंड्स की बात लिखी है, फिर ओशन करंट, फिर देखो लिखा है इंक्लोज सी टेम्परेचर इन लो लैटिट्यूड्स इज ग्रेटर दैन ओपन सी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इंक्लोज सी टेम्परेचर इन हाई लैटिट्यूड्स इज लेस दैन ओपन सी। सही बात है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा? सरफेस पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन सरफेस पे ही आता है। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है अपर लेवल से लोअर लेवल तक इन द ओशन वाटर इज थ्रू कन्वेक्शन। क्या है? जैसे ये पूरा ओशन है, मैं कॉलम बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये है अपर लेवल, ये 0 मान रहा हूँ, ये मैं 1 km मान रहा हूँ, इसको मैं 2 km मान रहा हूँ। तो जब ये वार्म होगा तो ये नीचे वाली लेयर को भी वार्म करेगा, और ये किस प्रोसेस से करेगा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक बात है। तो ये होगी कहानी ख़त्म। अब क्या लिखा हुआ है? लैप्स रेट, हाँ जी, 0.5 डिग्री सेल्सियस कम या ज़्यादा होता है जैसे हम लैटिट्यूड्स में जाएंगे ऊपर या नीचे। अगर हम ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड में तो 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ओशन विल रिड्यूस। अगर हम नीचे आते हैं तो इट विल इंक्रीज। ठीक है, अब मैंने ऐसे एग्जांपल लिख दिया कि 20 डिग्री पे 20 लैटिट्यूड पे 22 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 पे क्या होगा, एंड पोल्स पे क्या होगा। पोल्स पे यूजुअली हर समय 0 ही रहता है पूरा। फिर क्या है? हाई टेम्परेचर, हाँ लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 19 डिग्रीज है ओशन का टेम्परेचर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एवरेज 16 डिग्री। क्यों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट, हाँ ये, अब हाईएस्ट टेम्परेचर नॉट रिकॉर्डेड ऑन इक्वेटर। यहाँ पे आ जाओ इस डायग्राम में। अगेन अगर आप ध्यान से देखो, खैर ये सैलिनिटी का डायग्राम है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं है, क्योंकि इक्वेटर हमारा ये रहा, इक्वेटर से जस्ट ऊपर मिलेगा हाईएस्ट टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जी, इक्वेटर पे डिस्पाइट द फैक्ट कि इंसोलेशन इज मोर, मगर 4 o'clock रेनफॉल भी तो हो जाती है, तो मॉडरेशन आ जाता है टेम्परेचर में इक्वेटर पे। इस वजह से हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं मिलता। हाईएस्ट टेम्परेचर हमें थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपके ओशंस में। ठीक बात है, ये खत्म हो गई कहानी। अब क्या है? थर्मोक्लाइन, हाँ जी आ जाओ, इसमें तो यहाँ से आएगा। हाँ जी, देखो जी, पहले ये समझते हैं कि ये आपका डेप्थ है 500, 1000, 1500, ये आपका टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम नीचे ट्रैवल करते हैं सी में, टेम्परेचर रिलेटिवली ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, मगर एक ऐसा पॉइंट आता है, ये पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर अचानक से ही ड्रॉप होने शुरू होता है, बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप होता है। तो ये पॉइंट या ये जोन, पॉइंट नहीं, ये जोन वेयर टेम्परेचर ड्रॉप इज सिग्निफिकेंट या रैपिड ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर in the ocean vertically in a zone is known as thermocline. So the zone where temperature rapidly drops is known as thermocline. जैसे इस जोन को पार करेंगे हम तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है टेम्परेचर। देख रहे हो 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री पे ही है। ये देख रहे हो 24 है 24। मैं यहाँ देखूँ इस 500 मीटर की रेंज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 22 से 4 हम पहुँच गए हैं या 5 पहुँच गए। 17 डिग्री का ड्रॉप है सिर्फ 500 मीटर्स में, तो इसको बोलेंगे हम थर्मोक्लाइन। ठीक है, आ जाओ एक बार थर्मोक्लाइन रीड करते हैं। बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, द बाउंड्री यूजुअली बिगिनस अराउंड 100 to 400 मीटर बिलो द सी सर्फेस। तो ये जो बाउंड्री है ये 100 से 400, तो यहाँ पे तो देखो ये 400 मीटर पे शुरू हो गया, मगर 100 से भी शुरू हो सकता है। तो 100 से वो बाउंड्री शुरू हो सकती है जहाँ पे टेम्परेचर रैपिड ड्रॉप होगा, या 400 से भी हो सकता है उस रेंज में। फिर क्या लिखा हुआ है? अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो थर्मोक्लाइन।
बिलो थर्मोक्लाइन देखना है हमको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सी ओशन वाटर है यहाँ पे बिलो थर्मोक्लाइन, ठीक है। अब क्या है, इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोचेज जीरो। देखो जीरो होता नहीं, ये नहीं है कि द टेम्परेचर हैज़ बिकम जीरो, टेम्परेचर इज अप्रोचिंग जीरो, गोइंग टूवर्ड्स जीरो। देख रहे हो, गोइंग टूवर्ड्स जीरो, ये आपको कहानी करनी है, ठीक है। अब एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको थोड़ा याद रख लेना। द टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स एंड देयर आफ्टर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लो डाउन। अब ये क्या बोल रहा है कि 200 मीटर तक टेम्परेचर बहुत तेज़ी से जाएगा, उसके बाद जो ड्रॉप है ना उसका रेट थोड़ा कम होगा, बहुत स्पीड से नहीं ड्रॉप होगा मगर ड्रॉप होगा, ये चीज़ बोल रहा है। ये 200 मीटर है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, नहीं तो मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे 100 400 बोल दिया है कि इस रेंज में, फिर बोल रहा है कि 200 से कम होना शुरू होगा, तो वो मज़ा नहीं आया उसमें। उसको याद रखना क्योंकि लाइन ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा स्ट्रक्चर ऑफ ओशन की, वर्टिकल स्ट्रक्चर ओशन का कैसे बनता है। तो देखो जी, सबसे पहला होगा आपका सरफेस लेयर, तो दिस इज सरफेस लेयर। उसके बाद होगा थर्मोक्लाइन लेयर जो हमने देख लिया। उसके बाद होगा डीप लेयर। जो सरफेस लेयर होगा इसमें वार्म वाटर मिलेगा, वार्म वाटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का रहता है, ठीक है। जो थर्मोक्लाइन होगा इसका क्या कहानी है, इसकी कहानी है कि रैपिड टेम्परेचर डाउन। डीप लेयर की क्या कहानी है कि इसका जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री होगा। पहले तो ये प्रेमिस समझ जाओ आप। अब देखो, जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे हमेशा ही आपको सरफेस लेयर मिलेगा, मगर क्योंकि ट्रॉपिक्स का जो वाटर होता है, सी सरफेस वाटर इज मोस्टली इन दिस रेंज, ठीक है। तो सरफेस लेयर इन ट्रॉपिक्स ऑलवेज अवेलेबल ऑल ईयर राउंड, मगर मिड लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर होता है सी का वो लेट जस्ट सपोज 19 से 15 होगा। तो 20-25 वाली रेंज है। अगर हम इफ़ द सरफेस लेयर इज विद इन 20-25 रेंज, तब उसको हम सरफेस लेयर बोलेंगे। सॉरी, इफ़ द वाटर अबव, मतलब इफ़ द ओशन वाटर, इफ़ द अबव ओशन वाटर, दिस ओशन वाटर temperature is 20 से 25 डिग्री, then that is known as surface layer. But if that temperature is less than 20, ऐसे करके एक मिनट हो जाओ, temperature is less than 20, then we won't call it surface layer। ये बात ध्यान रखना। तो मिड लैटिट्यूड में हर समय हमें सरफेस लेयर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो सरफेस लेयर ओनली फाउंडेड ऑल ईयर राउंड इन ट्रॉपिक्स, इन मिड लैटिट्यूड्स ओनली इन समर्स, ठीक है। थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन जो है वो ऑल रीजन में प्रेजेंट होगा, ट्रॉपिक्स में भी होगा, मिड लैटिट्यूड में भी, हर जगह होगा ऐसा। डीप लेयर, डीप लेयर में कंडीशन क्या बताई कि 0 डिग्री होना चाहिए। तो देखो जी, जो आर्कटिक है, एक्सेप्शन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में सिर्फ डीप लेयर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर अबव से लेकर बिलो तक सब कुछ 0 डिग्री पे है, तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 3 लेयर हैं, सरफेस लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर, डीप लेयर। थर्मोक्लाइन लेयर इज फाउंड इन ऑल द रीजन्स, डीप लेयर इज फाउंड, मतलब इंटायर Arctic and Antarctic has only one layer, that is deep layer. Thirdly, the surface layer in tropics are found all year round. In mid latitude it is found only in summers, ठीक है। टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है, टेम्परेचर से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार पॉज करना और इसको एक बार रीड करना, ठीक है। अब है सैलिनिटी, ये तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं सैलिनिटी के बारे में। हाँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, देखो जी, क्या लिखा हुआ है कि सैलिनिटी एट डेप्थ फिक्स्ड बाई salinity of depth is fixed because loss of water or addition of salt is difficult। क्या है बात ये? तो देखो जी, यहाँ पे तो सैलिनिटी चेंज होगी, यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी। सैलिनिटी क्यों चेंज होती है? इधर आपके जो है वाटर लॉस हो गया है या फिर सॉल्ट ऐड हो गया है, तो यहाँ तो ये हो सकता है। मगर डीप में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वाटर यहाँ लॉस होगा ना सॉल्ट यहाँ ऐड होगा। तो सैलिनिटी डीप लेयर्स में फिक्स रहती है, ये बात एक ध्यान रखनी है। सेकेंड क्या बात है कि द लोअर सैलिनिटी वाटर, अब देखो सैलिनिटी क्या करता है, डेंसिटी बढ़ा देता है वाटर की। जो लोअर सलाइन वाटर होगा वो ऊपर होगा, जो मोर सलाइन वाटर होगा नीचे होगा, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक और टर्म है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन सेम कहानी है हेलोक्लाइन की। रीजन वेयर सैलिनिटी ड्रॉप्स रैपिडली इज नोन एज हेलोक्लाइन, ठीक बात है। इसको देखो जरा, इसको एक बार रीड कर लो बस, तो तुम्हारा काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।